हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है आपका विद्युत फ्लक्स। उम्मीद है आपने इससे पहले वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्षेत्रफल सदिश। देखिए, फ्लक्स का जो अर्थ होता है, जो फ्लक्स है, फ्लक्स का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह का मतलब बहना, किसी चीज़ का बहना। तो किसी चीज़ का जो बहना होता है उसे कहते हैं फ्लक्स। मान लो कहीं से किसी आपके यहाँ कोई विंडो है, विंडो से हवा बह रही है तो वो होगा वायु फ्लक्स। और मान लीजिए कहीं किसी नाली से पानी बह रहा है तो वो होगा जल फ्लक्स। कुल मिला के किसी चीज़ के बहने को हम कहते हैं फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई तल है, जैसे मेरा हाथ है, ऐसे कोई तल है। अब तल के बारे में आप जानते हैं, कोई प्लेन सरफेस, और विद्युत बल रेखाएं आप पढ़ चुके, मैं उसका वीडियो डाल चुका। विद्युत बल रेखाएं किसी प्लस चार्ज से बाहर को होती हैं, माइनस चार्ज पे अंदर को होती हैं। जहाँ तक रेखाएं हम बना देते हैं, समझो वहाँ तक, जहाँ तक लाइनें बनी होती हैं, अगर उन लाइनों में जहाँ लाइनें हम बनाते हैं विद्युत बल रेखाएं, कोई आवेश रख दिया जाए तो आवेश पे बल लगता है। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। तो अभी तो आप ध्यान से समझेंगे। मान लो मेरे पास कोई तल है और तल से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। कौन गुजर रही हैं? विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं जो तल से गुजर रही हैं उनके बारे में सोचिए कैसे गुजरेंगी। मान लो ये कोई तल है और यहाँ कोई मैंने छड़ रख दी। छड़ पे धनावेश बटा हुआ है। छड़ पे क्या बटा हुआ है? प्लस 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 प्लस। इस प्लस से रेखाएं कहाँ को होंगी? ऊपर को। आप जानते हैं प्लस से रेखाएं बाहर को होती हैं। आपने इसके रास्ते में कोई तल रख दिया तो वो रेखाएं कहाँ को गुजरेंगी? इस तल में को गुजर जाएंगी, ऐसे। ये कोई आपके पास आवेशित छड़ है। जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ ऐसे ही। इस छड़ से ये प्लस क्यू आवेश है, विद्युत बल रेखाएं कहाँ को होंगी? बाहर को, ऐसे। ये क्या है? विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं हैं ऐसे। अब यहाँ आपने कोई तल रख दिया, तो ये रेखाएं कहाँ से गुजर जाएंगी? इस तल में से गुजर जाएंगी। ये रेखाएं कितने कोण पे गुजर रही तल से? देखो ध्यान से, 90 डिग्री पे। और आप ये भी जानते हैं जहाँ रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर हों वो किसे प्रदर्शित करती हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र को। ये मैं बता चुका आपको विद्युत बल रेखाओं के गुण में। तो यहाँ किसी तल से कौन गुजर रहा है? तल के लंबवत कौन गुजर रही हैं? विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तल के लंबवत कौन गुजर रही हैं? विद्युत बल रेखाएं। तो परिभाषा यहीं से बन जाएगी। बस ये शर्त है कि विद्युत बल रेखाएं कहाँ से गुजरनी चाहिए? तल के लंबवत गुजरनी चाहिए। तो किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये बात समझ में आई? फिर से, किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस तल से गुजरने वाला फ्लक्स कहते हैं। देखो, जैसे यहाँ ये तल है और ये रेखा है, कितना कोण बन रहा है? ये 90 डिग्री। तो बस शर्त यही होगी कि आपको जो रेखाएं लेनी है वो तल के लंबवत लेनी है। अगर रेखा तल से तिरछी गुजरेगी उसका अलग कंसेप्ट है, वो बताऊंगा अभी। तो पहले आप परिभाषा लिख लीजिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लो कितनी लाइनें गुजरी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तल से कितनी लाइनें गुजर गई? 9। लेकिन यहाँ तो मैंने गिन लिया क्योंकि रेखाएं मैंने दूर दूर दिखा रखी, पर विद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं तो बहुत सारी रेखाएं गुजर जाती हैं।
यहाँ तो समझाने के लिए मैंने दूर दूरी पे बनाई है आपको। कुल मिला के क्या हुआ कि किसी भी तल के लंबवत, फिर से कह रहा हूँ, किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में जब भीष्म अपनी सैया पे लेट जाता है तो बाण कैसे गुजरते हैं, उसके तल के लंबवत गुजरते हैं। बहुत सारे बाण ऐसे शरीर में से ऐसे गुजर जाते हैं। तो वो बाण कैसे गुजर रहे हैं, भीष्म के शरीर के तल के लंबवत गुजर रहे हैं। तो किसी भी तल के लंबवत जो क्या गुजरेंगी विद्युत बल रेखाएं, उसे क्या कहेंगे, उस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब हर जगह आपको एक तो विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं मिलने का। यहाँ तो लाइनें एक समान दूरी पे हैं, ये विद्युत क्षेत्र एक समान है ई। जहाँ विद्युत क्षेत्र एक समान ना हो, और जनरली यहाँ मैंने कहा कि इस तल से जो रेखाएं गुजर रही हैं उन्हें गिन लो, लेकिन विद्युत बल रेखाएं इतनी पास पास होती हैं, उन्हें गिनना संभव नहीं है। तो फिर कैसे निकालेंगे किसी तल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या? किसी तल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? तो बड़ा आसान तरीका है। जितने क्षेत्रफल से रेखाएं गुजर रही हैं वो क्षेत्रफल ले लो। जितने क्षेत्रफल से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वो क्षेत्रफल ले लो, गुणा विद्युत क्षेत्र कर लो ई। तो जब विद्युत क्षेत्र की गुणा आप क्षेत्रफल से कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा किसी भी तल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, अर्थात उस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अभी देखते हैं आगे, जरा मैं इसे आपको समझाता हूँ। अगर कहीं विद्युत क्षेत्र असमान है तो कैसे उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। देखिए ध्यान से, ये कोई तल है ऐसे, जैसे मेरा हाथ है, इस तल से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये रेखाएं समान दूरी पर नहीं है, तो ये हुआ असमान विद्युत क्षेत्र। क्या हुआ ये? असमान विद्युत क्षेत्र। आपको पता है हम विद्युत क्षेत्र को लाइनों से दिखाते हैं। यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसा है, यहाँ से यहाँ तक असमान है। ये विद्युत क्षेत्र लाइनों का मतलब है, अगर यहाँ से लेके ये जो आपने लाइनें बनाई यहाँ तक आपने कोई आवेश रख दिया तो उस पर बल लगेगा। ये लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं, अर्थात ये विद्युत क्षेत्र को बता रही हैं। पर आप देख रहे हैं लाइनें एक दूसरे से समान दूरी पर नहीं हैं, तो ये असमान विद्युत क्षेत्र है। अब हम क्या करेंगे, तल पे कोई छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे। मान लो मैंने ये छोटा क्षेत्रफल ले लिया, यहाँ डी ए, कितना ले लिया छोटा क्षेत्रफल, डी ए। जैसे मेरा हाथ है ये, तो इस पे यहाँ छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, छोटा सा। अब आप कहोगे छोटा क्षेत्रफल क्यों लिया जी? भाई ये विद्युत क्षेत्र असमान है। क्या आपका विद्युत क्षेत्र यहाँ 10 हो, यहाँ 15 हो, यहाँ 5 हो, लेकिन इस पॉइंट पे तो विद्युत क्षेत्र 5 है। तो जब आप क्षेत्रफल पॉइंट के जैसा लेंगे, समझाने के लिए बड़ा बना रखा मैंने, तो हम क्या मान सकते हैं कि इस पॉइंट पे जिसका क्षेत्रफल डी ए है, इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र ई है। बाकी हमें नहीं पता यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमने क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र तो भाई असमान है। जब विद्युत क्षेत्र असमान है तो हमने क्या काम किया, एक तल पे छोटा सा बिंदु ले लिया, उस बिंदु का क्षेत्रफल डी ए है, और हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई है, बाकी का हमें पता नहीं कितना है। तो विद्युत क्षेत्र को इस पॉइंट पर नियत माना जा सकता है, इसलिए हमने छोटा क्षेत्रफल लिया और उससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र को ई कहा। तो ठीक है, अब इस पे छोटा क्षेत्रफल लिया, ये छोटा क्षेत्रफल है ऐसे, इस पे लंब डाल दो। लंब डालोगे ये बनेगा क्षेत्रफल वेक्टर। तो आपने यहाँ लंब डाल दिया, ये क्या बना, क्षेत्रफल सदिश। क्या बना ये, क्षेत्रफल सदिश। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये कोण हुआ थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है, इससे कितनी रेखाएं गुजरेंगी, इस छोटे से क्षेत्रफल से कितनी रेखाएं गुजरेंगी, अर्थात छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, वो कितना होगा? हम कहेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वो होगा डी फाई ई। कितना होगा? डी फाई ई। फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। फाई ई तो होता है बड़ा फ्लक्स, पूरे तल से गुजरने वाला फ्लक्स। ये छोटा फ्लक्स है जो केवल कहाँ से गुजरेगा, इस छोटे से क्षेत्रफल डी ए से। तो ये क्या निकाल दिया हमने, सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अर्थात सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था,
वो क्षेत्रफल ले लो जिससे रेखाएं गुजर रही हैं। यहाँ रेखाएं गुजर रही हैं फिलहाल डी ए क्षेत्रफल से। किससे गुजर रही हैं रेखाएं फिलहाल? डी ए क्षेत्रफल से। अब विद्युत क्षेत्र वो वाला लेना है, परिभाषा में बता चुका, विद्युत क्षेत्र वो लेना है जो तल के लंबवत हो। मैंने बताया था ना, किसी तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल से गुजरने वाला फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ये जो ई है, ये ई जो आप देख रहे हैं ये कुछ तिरछा है ऐसे, ये तल में सीधा लंबवत नहीं जा रहा ई। ये ई जो है ये ऐसे थोड़ी जा रहा है सीधा का सीधा लंबवत, ऐसे नहीं जा रहा, ये कुछ तिरछा है नीचे को ऐसे। तो हमें क्या करना है, मैं इस चित्र को अलग से बता रहा हूँ। ये ई है और ये हुआ वेक्टर डी ए, इनके बीच का कोण थीटा। इसके दो घटक बनाइए, ई का ये वाला घटक ई साइन थीटा और ई का ये वाला घटक जो यहीं पड़ेगा इसी लाइन पे। ई का ये घटक ई साइन थीटा, ई का ये वाला घटक ई कोस थीटा, ये ई कोस थीटा। अब मुझे ये बताइए ई का कौन सा घटक तल के लंबवत है? ऐसे आप देख रहे हैं कि ई कुछ तिरछा है, तो ई का एक घटक तो बना ये और एक बना ई कोस थीटा। तो आप देखेंगे ई कोस थीटा सीधा है, तल के लंबवत है ऐसे ई कोस थीटा। तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने क्षेत्रफल से लाइनें गुजर रही हैं वो क्षेत्रफल ले लेंगे, गुणा वो घटक लेंगे जो तल के लंबवत हो। तो तल के लंबवत घटक हमारा हुआ ई कोस थीटा। क्या हुआ? ई कोस थीटा। तो ये फ्लक्स बन गया किससे गुजरने वाला? छोटे क्षेत्रफल से, ई डी ए कॉस थीटा। ये वो फ्लक्स है केवल जो कहाँ से गुजरेगा? इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरेगा। अब हम चाहते हैं पूरे तल से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो आप लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वो होगा फाई ई। इसका कर दो समाकलन छोटे फ्लक्स का। क्या कर दो? छोटे फ्लक्स का समाकलन। एक बात ध्यान रखना, थीटा कोण किसके बीच का है? ई और डी ए के बीच का कोण थीटा है, यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा है। यहाँ पे डी फाई ई की वैल्यू भरिए, ई डी ए कॉस थीटा। इस बिंदु पे ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट समाकलन से बाहर आ जाता है, कोस थीटा कांस्टेंट है। और ये हुआ डी ए, डी ए का समाकलन होता है ए, तो डी ए का समाकलन हो गया ए और ये हो गया कॉस थीटा। तो ये हुआ इस पूरे तल से गुजरने वाला फ्लक्स, अर्थात इस पूरे तल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला। तो गणितीय रूप से आप फ्लक्स ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि किसी तल से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ई ए कॉस थीटा। ये आपने निकाला गणित से। बस यही याद रखना कि ई और डी ए के बीच का कोण थीटा है। अब मैं इसकी आपको कुछ विशेष स्थितियाँ बताता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो स्पेशल केस हैं इसके 3, वो ज़रूर समझने चाहिए आपको, क्योंकि उसमें आपको थीटा की अच्छी जानकारी हो जाएगी। अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा फ्लक्स निकालने का, किसी तल से गुजरने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा। अब ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट, यदि तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। अब यहाँ देखना, यदि तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो बच्चे यहाँ सोचते हैं कि थीटा 90 हो जाएगा। अब समझो ज़रा ध्यान से, ये तल, यानी ये बोर्ड पे जैसे मेरा हाथ ऐसे तल हो गया, ये तल। अब विद्युत क्षेत्र क्या करना, इसके लंबवत, लंबवत तो ऐसे जाएंगी लाइनें, यही तो हुआ लंबवत, तल से 90 डिग्री के कोण पे जो लाइनें गुजरेंगी, ये तल और ये लाइन, तो कितना कोण बन रहा? तो हमने क्या कहा, यदि विद्युत क्षेत्र तल के लंबवत हो तो ये वाला केस बनेगा, ऐसे निकलेंगी लाइनें। ये ऐसे लाइनें गुजरगी, तो ये क्या हुआ, ये विद्युत क्षेत्र हुआ। तो ये कौन सा केस हुआ, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं तल के लंबवत हैं, पर थीटा क्या है, अभी तल पे लंब डालिए, ये हुआ तल पे लंब। अगर ये क्षेत्रफल ए था तो ये हुआ क्षेत्रफल सदिश ए। हमें थीटा किसके बीच का कोण लेना था, ई और ए के बीच का।
तो ई और ए के बीच का कोण देखिए, ई और ए के बीच का कोण कितना बन रहा फिलहाल भाई, ई भी ऊपर को और ए भी ऊपर को, तो थीटा 0 नहीं बन रहा। तो इस केस में थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री। तो याद रखना जब तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो तल पे लंब ऊपर को आएगा, ऐसे ये आएगा, तो यहाँ थीटा बराबर क्या बनेगा 0 डिग्री बनेगा। उम्मीद है आपको थीटा समझ में आ गया होगा। तो इस तल से कितना फ्लक्स गुजरेगा, समीकरण 1 से फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये फ्लक्स गुजरेगा इससे। ये होता है मैक्सिमम फ्लक्स, अधिकतम फ्लक्स। तो एक प्रश्न ये बनता है कि किसी भी तल से मैक्सिमम फ्लक्स कब गुजरेगा, तो आप कहेंगे जब तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। सारी रेखाएं पार हो जाएंगी इस टाइम इसमें को, और जो रेखाएं गुजरती हैं लंबवत उन्हीं तो क्या कहते हैं हम उन्हें फ्लक्स ही तो कहते हैं। सेकंड पॉइंट, यदि तल विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। अब ये कौन सा केस है, ये विद्युत क्षेत्र ऐसे मान लो, ये विद्युत क्षेत्र हो गया ई। अब सुनो, ये तो विद्युत क्षेत्र है ऐसे, ये लाइनें जा रही है ऐसे, तल रखा है ऐसे, ये तल हो गया, ये तो मेरा हाथ हो गया तल, और विद्युत क्षेत्र जा रहा है ऐसे जिसे मारकर, तो ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है, और मैं तल यहीं बना देता हूँ छोटा सा, ये तल हो गया। फिर से समझिए, तल तो ऐसे जैसे मेरी हथेली, ये तल है, और विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही है ऐसे ऐसे, तो ये किसकी दिशा होगी ई की, ये तो चला गया ई। तल पे लंब डालो, अगर ये क्षेत्रफल ए है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हुआ तल पे लंब। देखो ध्यान से, ई तो चला गया इधर को और तल पे लंब हो गया ऊपर को, थीटा कितना बना, देखो ये तो ई जा रहा ना ऐसे, और ये तल पे लंब, तो थीटा कितना बना, थीटा बना 90 डिग्री। तो जब तल विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा थीटा कितना बनेगा 90। तो फ्लक्स कितना गुजरेगा समीकरण 1 से, फाई ई बराबर ई ए कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो फाई ई बराबर ई ए गुणा 0 0 हो जाएगा। यानी अगर तल क्या हुआ, तल हुआ विद्युत क्षेत्र के समांतर, तो उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा 0। ये तो गणित ने बताया 0 गुजरेगा, आप वैसे ही समझ लो। वैसे कैसे समझ लो, जब तल ऐसे है, तल ऐसे है, लाइनें जा रही है ऐसे विद्युत क्षेत्र की ऐसे, एक भी लाइन गुजरी का तल में को, यदि एक भी लाइन गुजरी ही नहीं तो फ्लक्स तो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि तल से जो लाइनें गुजरती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उस तल से गुजरने वाला फ्लक्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ये फ्लक्स के स्पेशल केस थे। अभी आप इसका मात्रक बना लेंगे, ई का मात्रक गुणा ए का मात्रक, यहाँ से फ्लक्स का मात्रक बन जाएगा, वी में सूत्र बन जाएगा। ये दो काम आप खुद करेंगे। तो फ्लक्स निकालने का गणितीय फॉर्मूला ये रहा। अभी अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। जरा मैं इसे बोर्ड को साफ कर लूँ। देखो बच्चों, गॉस एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या बताया था, गॉस ने कहा था यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर है, यदि कोई आवेश कहाँ है, किसी बंद पृष्ठ के भीतर है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास कोई गोला है और इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू से विद्युत बल रेखाएं कहाँ को होती हैं, बाहर को होती हैं कि नहीं होती हैं भाई बताओ, ये तो आप पढ़ चुके। प्लस क्यू से विद्युत बल रेखाएं कहाँ को होती हैं, बाहर को होती हैं। तो मैं कहूँगा अगर ये जो गोल पृष्ठ है, गोला है, इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो आप कहोगे जितनी इससे लाइनें गुजरी वही क्या होगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा भाई, ये कोई चार्ज है, चार्ज किसी बंद पृष्ठ के भीतर है, बंद पृष्ठ एक गोले के जैसा है, तो इससे क्या निकलेंगी, प्लस क्यू से बाहर को विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। विद्युत बल रेखाएं बहुत सारी होंगी, मैंने कुछ थोड़ी सी बनाई। इमेजिन करो अगर एक गोले के, खोखले गोले के अंदर आपने बल्ब रख दिया, बल्ब छोटा सा, तो उस बल्ब से किरणें कैसे निकलेंगी, ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, चारों तरफ को बाहर निकलेंगी गोले से। तो ये ऐसा ही डायग्राम है। यहाँ गोले के किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई खोखला बंद पृष्ठ है, वहाँ हमने क्या रख दिया, प्लस क्यू आवेश रख दिया, तो इससे क्या गुजरेंगी,
विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी बाहर को। तो हम कहेंगे कि इससे कितना फ्लक्स गुजरा भाई, तो फ्लक्स कितना गुजरा, फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला हम गणित से पढ़ चुके, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। लेकिन साइंटिस्ट गोस ने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि किसी भी बंद पृष्ठ से, ये स्पेशल बात है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, अर्थात किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो क्या होगी, जितना पृष्ठ के भीतर आवेश है, बाहर वाले आवेश नहीं, जितना पृष्ठ के भीतर आवेश है उसका 1/ε0 गुणा होगा। तो गॉस की प्रमेय क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ, बार बार कह रहा हूँ पृष्ठ बंद होना चाहिए, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो फिर मुझे कमेंट करके पूछना। अब और क्लियर हो जाएगा आपको। तो फ्लक्स निकालने के दो फॉर्मूले अपने पास, एक तो अभी आपने पढ़ा था फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और एक ही गॉस की थ्योरम भी फ्लक्स निकालने का ही एक सूत्र है एक तरह से। मानिए, मान लो कोई बंद पृष्ठ है, इसमें एक चार्ज रखा Q1, एक चार्ज रखा है Q2, एक रखा है Q3, एक रखा है -Q4 और एक बाहर रखा है पृष्ठ के Q5। मैंने कहा इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि जितना भी पृष्ठ के भीतर चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, जितना भी पृष्ठ के भीतर चार्ज है उसका 1/ε0 गुणा। समझ गए। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। Q5 पृष्ठ के बाहर था इसलिए वो यहाँ नहीं लिया गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय ये रही, मैं इसे अभी सिद्ध करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी आप पहले गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। लिखिए, गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, ब्रैकेट में लिखिएगा पृष्ठ के भीतर नेट आवेश, पृष्ठ के भीतर नेट आवेश ब्रैकेट बंद का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। तो ये गॉस की प्रमेय, ये आप नोट कर लें, मैं सभी प्रूफ कराता हूँ इसका। मान लीजिए ये मेरे पास कोई गोलीय बंद पृष्ठ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पे लगेगी। ये गोलीय बंद पृष्ठ है जिसके अंदर +Q आवेश रखा हुआ है। इस पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए R है। तो जब +Q आवेश अंदर, में साइड में बना के दिखा रहा आपको, जब +Q आवेश अंदर है तो इससे रेखाएं ऐसे गुजरेंगी। ये विद्युत क्षेत्र E इधर भी होगा, इधर भी होगा, ये ऐसे क्या गुजरेंगी, विद्युत बल रेखाएं इससे गुजरेंगी +Q से बाहर को। तो मैं यहाँ केवल एक लाइन दिखाऊंगा विद्युत क्षेत्र की, सारी नहीं दिखाने का, नहीं चित्र बहुत ज़्यादा साफ नहीं बन पाने का। तो ये यहाँ से क्या गुजर गया, विद्युत क्षेत्र E, ये लाइनें चारों तरफ गुजरेंगी। और मैंने क्या ले लिया, कोई छोटा क्षेत्रफल ले लिया इस पृष्ठ पे जो है dA। ये फुटबॉल के जैसा पृष्ठ है तो छोटा पृष्ठ आपने यहाँ ले लिया dA, इस तल पे लंब डालिए तो ये हुआ इस तल पे लंब, ये हुआ dA वेक्टर। ये छोटा क्षेत्रफल dA, इस क्षेत्रफल पे विद्युत क्षेत्र E और इस पे जो लंब डाला वो क्या है हमारा dA। फिलहाल E और dA के बीच का कोण, जिस तरफ E है उसी दिशा में dA है, तो E dA के बीच का कोण थीटा जो बनेगा वो हो गया 0। भाई इसी तरफ तो E है, इसी तरफ dA है, तो इनके बीच कोई कोण थोड़ा ही बन रहा। तो हम लिखेंगे कि सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स, पहले थ्योरी लिख लो इसकी। लिखो, माना कोई स्थिर बिंदु आवेश +Q किसी गोलीय बंद पृष्ठ के केंद्र O पर स्थित है, केंद्र O पर स्थित है। चाहे आप यहाँ घनकोण दिखा सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था घनकोण, ये बनेगा घनकोण d⍵। जरूरत नहीं पढ़ने की वैसे इसके प्रूफ में, पर जरूरत मैंने बता दिया, घनकोण ये बनेगा घनकोण। ठीक है। लिखिए, तब
गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ये आपको मैं बता चुका, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स है जो केवल इस क्षेत्रफल से गुजरेगा, यानी इससे जो रेखाएं गुजरेंगी प्लस क्यू से जो रेखाएं निकल रही है ना बहुत सारी, यहाँ तो एक ही दिखा रखी, जो इस क्षेत्रफल से गुजरेंगी वो ऐसे निकलेंगी। तो ये क्या हुआ, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो आप जानते हैं थीटा आपको मैंने बता दिया यहाँ, ये हो गया 0 डिग्री। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। अब हम कहेंगे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पूरे गोले से, तो छोटे फ्लक्स का समाकलन। डी फाई की वैल्यू हो गई ई डी ए, और ई कांस्टेंट है, डी ए का समाकलन हो गया ए। तो ये है वो फ्लक्स जो कहाँ से गुजरेगा, पूरे गोले से गुजरेगा। पूरे गोले के लिए आप यहाँ गोला बना सकते हैं ऐसे, ये संपूर्ण पृष्ठ को शो करता है। अब अगर यहाँ कोई पॉइंट P हो तो याद करो ये प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस, जब ये त्रिज्या आर है ये भी तो आर ही होगी भाई, गोले की सरफेस पे सब दूरियां आर नहीं होगी केंद्र से। तो प्लस क्यू से पॉइंट P पर यानी आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, याद करो मैंने प्रूफ करा रखा, 1/4πε0 Q/r²। ये E का फॉर्मूला होता है, यानी प्लस क्यू से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र इतना बनेगा। तो ये E का मान यहाँ रख दो, फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, E की वैल्यू 1/4πε0 Q/r², और A इस पूरे गोले का एरिया वो होगा 4πr²। तो 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया। एक मिनट, थोड़ा मैं ऊपर को लिखता हूँ, वो आपको शायद वीडियो में दिखाई नहीं देने का। ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये E का मान रखेंगे यहाँ E का मान हो गया 1/4πε0 Q/r², और A गोले का क्षेत्रफल वो हो गया 4πr², और 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, क्या बचा, फाई इज इक्वल टू, अर्थात जो फ्लक्स गुजरा वो कितना हुआ, यहाँ से तो बचा Q, यहाँ बटा ε0 बचा, क्या बचा यहाँ ε0। तो यहाँ तो बचा Q और यहाँ बचा 1/ε0। यही गॉस की परमेथी देख लो कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ के भीतर आगे इसका 1/ε0 गुना होता है। एक स्पेशलिटी याद रखना, गॉस की परमें हमेशा कहाँ लगेगी, बंद पृष्ठ पे लगेगी। दूसरी बात है, यहाँ ये आर कट गया, आर यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया, तो यानी कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में ये बात काम आएगी। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स, वो भी देखो, धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स। तो आप समझेंगे धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स। यहाँ देखो ये कोई तल है, इस तल में रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ये इस सिरे में तो देखो जहाँ ये सामने, इसमें तो अंदर एंटर कर रही हैं और इससे बाहर निकल रही हैं। ठीक है, इस तल में तो रेखाएं एंटर कर रही हैं और इससे बाहर निकल रही हैं। यदि विद्युत बल रेखाएं जिस तल में एंटर करेंगी, जिसमें अंदर को जाएंगी, वो फ्लक्स तो होगा ऋणात्मक फ्लक्स, और जिस तल से बाहर निकलेंगी वो होगा धनात्मक फ्लक्स। ठीक है, क्या बताया मैंने, जिस तल में विद्युत बल रेखाएं एंटर करेंगी उस तल से गुजरने वाले फ्लक्स को क्या कहेंगे, ऋणात्मक फ्लक्स, और जिस तल से बाहर निकलेंगी उस तल से गुजरने वाले फ्लक्स को क्या कहेंगे हम, धनात्मक फ्लक्स। ऐसा क्यों होता है उसका भी तरीका है। ये रेखा इससे ऐसे गुजरी, यहाँ देखो ऐसे बाहर को गुजर रही, इस तल पे लंब डाल लो, लंब यहाँ आएगा, इस पे ऐसा आएगा ना लंब, ऐसे बाहर को ये लंब आएगा ऐसे, तो थीटा कितना बनेगा, 0। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इस तल पे लंब डाल लो, ये हो गया A, ये हो गया E, बाहर वाले तल पे लंब आ गया, तो इनके बीच का कोण 0। तो फ्लक्स कितना बनेगा, EA cos 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो फ्लक्स कैसा आया, प्लस नहीं आया क्या। ठीक है, फ्लक्स कैसा आया, पॉजिटिव। तो जहाँ रेखाएं बाहर निकलेंगी वहाँ फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ सुनो,
इस तल में रेखाएं जा रही है ऐसे, इस तल पे लंब कहाँ को आएगा, लंब इस तल पे लंब आएगा ऐसे, इस तल पे लंब आएगा ऐसे। तो ये दिशा किसकी होगी, ई की, और ये ऐसे दिशा किसकी होगी, ए की। तो कितना बन गया, एक कोण 180 बन गया। तो इस पे जब लंब डलेगा इस वाले तल पे, पीछे वाले पे, वो डलेगा ऐसे, इस पे लंब डलेगा ऐसे। तो ये तो हो गया ई, ये हो गया ए, इनके बीच का कोण यहाँ देखो 180। इसकी दिशा आगे हूँ ना, मैं यहाँ को डालता हूँ लंब, ये डाल दिया मैंने लंब, ये हुआ एरिया वेक्टर और ये हुआ ई। तो देखो थीटा कितना बना, 180 बना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 होते ही होगा माइनस ई ए। तो इसलिए फ्लक्स कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। तो याद रखना, जिस तल में रेखा एंटर करेंगी उस तल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और जिस तल से बाहर निकलेंगी उससे गुजरने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होगा। क्यों होगा बता दिया, इस तल में रेखाएं एंटर कर रही हैं तो इस तल में विद्युत क्षेत्र अंदर को गया, इस तल पे लंब बाहर को आया, थीटा 180 हो गया। इस तल से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है और तल पे लंब भी ऐसे आएगा, ऐसे। तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री बन गया, तो यहाँ ये पॉजिटिव आ गया। तो ये बातें मैंने आपको बताई, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। जहाँ कहीं दिक्कत हो फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।